दर्शन न्यूज। नमस्कार। 2030 का भारत देख रहे हैं आप, और 2030 का भारत जैसे नाम से ही साफ जाहिर होता है कि हम उस भारत की बात कर रहे हैं जो 2030 से मिलता जुलता है, यानी कि 2030 में भारत देश कैसा होगा। भारत देश को कुछ लक्ष्य मिले हैं, सतत विकास लक्ष्य, जिसमें से तीन खास लक्ष्यों पर हम बात करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में: गरीबी, भुखमरी और शिक्षा। और इन तीनों ही लक्ष्यों पर हम आए दिन अलग अलग चेहरों से बात करते रहते हैं, और आज जो चेहरा हमारे साथ मौजूद है उनके बारे में बताना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी की एक प्रभावी आवाज है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी के मुख्य प्रवक्ता फैजान खान जी जुड़े हुए हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से सर हम 2030 के भारत की बात कर रहे हैं, एक सपना लेके चल रहे हैं 2030 के भारत का, और उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जो लक्ष्य मिले हैं भारत देश को वो हासिल कर लिए जाए, गरीबी शून्य हो जाए, शिक्षा का स्तर बेहतर हो देश में, और जो भुखमरी है वो भी खत्म हो। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में भारत देश ये लक्ष्य हासिल कर पाएगा या नहीं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप 2030 के भारत को किस नजर से देखते हैं। आपके नजर में 2030 का भारत जो होगा वो किस तरह का होगा, अगर हम आज की मौजूदा स्थिति को देखकर बात करें तो। देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, नो डाउट ये बात तो सच है कि वर्किंग और प्रोसेस जिस हिसाब से वो अपने लगा रहे हैं, अनुमान जिस हिसाब से कर रहे हैं, पर ये भी एक बात सत्य है कि जुमलेबाजी से 2030 का भारत नहीं बन पाए। अगर उसको हम फील्ड में नहीं लेके आए, प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं दे पाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो अचीव हम नहीं कर पाएंगे जो गोल हमने भारत देश को 2030 के लिए फिट किया है। जैसे आप देख लीजिए, एजुकेशन है, आपने कहा भुखमरी है, नक्सलवाद जी को अभी माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। लेकिन आए दिन जिस तरह से नक्सलवाद पे अटैक हो रहा है, जिस तरह से हमारे जवान मर रहे हैं, सीआरपीएफ के कैंप मर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, जन जन तक जो आवाज जानी चाहिए, जो बातें सेंट्रल कहती है, वो फील्ड में नहीं दिखाई पड़ती। जिस तरह से दिल्ली में आप देख लीजिए, चुनाव है, जुमलेबाजी, चाहे केजरीवाल जी हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ फ्री की रेवड़ी बांटने में लगी हुई है। नो डाउट ये बात सत्य है कि केजरीवाल जी ने एजुकेशन पे काम किया, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सराहा है कि हम लोग उनके किसी भी स्कीम को खत्म नहीं करेंगे। इट मीन्स ये बात सत्य है कि उनके स्कीम्स को पसंद आ रहा। एजुकेशन के फील्ड में तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि दिल्ली पे जिस तरह से काम किया गया जमीनी स्तर पे स्टूडेंट्स के साथ स्कूल्स में, उसी लेवल पे हमें देश के हर प्रदेश में उसी तरह का एजुकेशन लाना पड़ेगा। अब वो चाहे आम आदमी पार्टी दिल्ली में लेके आ रही है, भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है। आप देखी होंगे कि बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने वक्त में, जब हमारा 4 बार का शासन काल रहा, लेकिन हमें जब 5 साल का वक्त मिला था 2007 से 2012 का, तब माननीय जी बहन कुमारी मायावती जी ने भी इस पे बहुत सारा काम किया था। तो मेरा एक ओपन माइंड ये है कि कोई भी सरकार आती है, ऐसा नहीं है कि स्कीम्स नहीं लाती। कोई भी दल, कोई भी सरकार बनाए तो स्कीम्स आती है, पर वो कितने उस पे सफल हो पाती है देखना ये हो। जब सफलता हम पाएंगे अपने वादों पे, तब जाके 2030 का भारत हमारा सुनहरा भारत बन पाएगा। सोने की चिड़िया हम तभी ला पाएंगे जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत को हम करेंगे। बिल्कुल सर, आपकी बात से सहमत हूँ कि तमाम स्कीम्स आती है। आ, कोई भी सरकार, किसी पर्टिकुलर सरकार का मैं नाम नहीं लूंगी, कोई भी सरकार, और सिर्फ दिल्ली चुनाव की बात नहीं है, जहां जहां भी चुनाव होते हैं अमूमन यही चीजें देखने को मिलती है कि चुनाव के पहले काफी सारे वादे किए जाते हैं, और चुनाव के बाद कहीं ना कहीं वो सारी चीजें ठंडे बस्ते में चली जाती है। तो किसी एक सरकार को इस चीज का हम दोष नहीं दे सकते। अब यहाँ तो ये चीज सामने आ रही है ना कि हर सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है, तो फिर जनता को बिल्कुल, किस बिल्कुल। जनता लेकिन किससे भरोसा मैं करेगी? इसमें जनता एक चीज आपकी अगर दामिनी जी, एक वक्त हाँ एक एक इसमें पॉइंट में जोड़ना चाहूंगा। मैं इसलिए नहीं इस बात को कह रहा हूं कि मैं मुख्य प्रवक्ता हूं बहुजन समाज पार्टी का। रेवड़ी बांटने का काम बहुजन समाज पार्टी ने फ्रॉम द बिगिनिंग, माननीय काशीराम जी से लेके बहन कुमारी मायावती जी तक, आज तक आप उठा के एक भी हमारा वादा दिखा दीजिए चुनाव से पहले हमने किया हो। हमने किया ही नहीं। हमारा मैनिफेस्टो ही नहीं तैयार रहता है। सिर्फ इसीलिए जो आपने अभी बात कही कि सरकारें
जो ये काम करती हैं निहायत ही गलत है। जो वादे अपने मैनिफेस्टो तैयार की जाती है उसके एक पॉइंट पे भी वो वर्क नहीं करती। वो सिर्फ चुनावी मैनिफेस्टो होता है, जनता को लुभाने होते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के 4 बार के शासनकाल में एक बार या आने वाले चुनाव में भी, अभी दिल्ली चुनाव में भी हम उतर रहे हैं, आइंदा और भी उतरेंगे। तो ये बहुजन समाज पार्टी एक मिसाल है सारी पार्टियों के लिए कि रेवड़ी मत बांटिए, रेवड़ी बांटने का वादा मत करिए, पूरा करिए। सपना आप जो बुनते हैं उसको पूरा करिए। आप, मैं इसलिए इस बात को आपके चैनल पे कहना चाह रहा हूं कि आपने जो बात कही कि सारी सरकारें इसमें नो डाउट आती हैं अपने अपने मैनिफेस्टो पर, बहुजन समाज पार्टी इकलौती पार्टी है पूरे हिंदुस्तान की जो आज तक अपनी मैनिफेस्टो चुनावी वादा कभी नहीं जारी करती है। वजह यही है मतलब कि हम आपको प्रैक्टिकल। किस तरीके से फिर काम करती है बहुजन समाज पार्टी, मैं जानना चाहूंगी। बहुजन समाज पार्टी समाज पे काम करती है। हम मैनिफेस्टो पहले चुनाव को देखते हुए नहीं बनाते, हम हकीकत बुनते हैं। हम सपना बुन के उनको सपना वादा दिखा के जुमलेबाजी नहीं करते। आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी का कार्यकाल, जैसे मानवा काशीराम जी का हमारा घर का आयोजन का जो गरीबों के लिए था, आवास का योजना, नाम तो बदल लेते हैं कैसे रह जा रही है फिर बहुजन समाज पार्टी, जनता चुन क्यों नहीं रही है? अब जनता कैसे चुनेगी जब रेवड़ी बांटने का, चाहे महाराष्ट्र चुनाव हो, जैसे उन्होंने कहा, विधायक जी ने बहुत अच्छी बात की, सारे झारखंड का चुनाव देख लीजिए, कहीं कामयाबी मिलती है, कहीं नहीं, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश अपना देख लीजिए आप, हर जगह रेवड़ी बांटने का काम किया जा रहा है। आप ये बताइए, जब रेवड़ी बांटेंगे आम जनता को कैसे विश्वास होगा? जब आपने, जब जनता को लुभाने वाले, ऑप्शन ही, रेवड़ियां बांटने का तो ऑप्शन खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि बहुजन समाज पार्टी के, आप बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टो ही जारी नहीं होता है और हम हकीकत पे काम करते हैं, तो जब वास्तविक तौर पर काम हुआ है तो फिर जनता क्यों नहीं आपकी तरफ मुड़ती दिख रही है? इसलिए क्योंकि हम जातिवाद नहीं फैलाते हैं, हम पोलराइजेशन क्यों नहीं बढ़ते हैं। आपने कभी देखा है बहुजन समाज पार्टी को? आज के मौजूदा स्थिति में चाहे वो कोई भी दल हो, सब लोग पोलराइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बटेंगे तो कटेंगे, क्या मतलब है आपका? आप बताइए किसके लिए, किसकी तरफ इशारा है? बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है और हमने 5 साल बहुमत की सरकार इसी तर्ज पे चलाया। भाई 3 बार हमारे उससे पहले सरकार बनी और सरकार गिर गई, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर हमने सरकार बनाई थी 3 बार, आपको मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने हम पे जोर दिया जुमलेबाजी करने के लिए, सपने के लिए, हमने अपनी सरकार गिरा दी। लेकिन जब हम उसी तर्ज पे बहुजन समाज पार्टी लेकर आई बहुमत की सरकार, तो हमने उसी पे काम किया। आज लखनऊ में, मैं बहुत प्रैक्टिकल आपके चैनल पे बोलना चाह रहा हूं, आज लखनऊ में हर कोई गुजरता है तो कहता है माननीय बहन जी ने ही, बहुजन समाज पार्टी का ही कार्यकाल ऐसा है जिसने लखनऊ को लखनऊ बना दिया। लेकिन जब वोट की बात आई, जब इलेक्शन आया, तो जनता वोट नहीं कर पाई। हम लखनऊ में सीट नहीं निकाल पाए। मेरा सवाल ये, जो काम वजह है पोलराइजेशन, वजह है पोलराइजेशन, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में आज के डेट में हमने अपने भारत की संस्कृति को भुला दिया है। हम जातिवाद की तरफ ज्यादा बढ़ गए, हम समूह को लेके नहीं चल रहे हैं, सबको साथ लेके नहीं चल रहे हैं। अगर इसका नतीजा देखेंगे तो महाराष्ट्र चुनाव देख लीजिए, चाहे कोई भी चुनाव हो, बीजेपी का यही मंत्र होता है। बात कर रहे हैं सर, जातिवाद की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि अक्सर विपक्षी पार्टियों द्वारा और कई सारे लोगों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है बहुजन समाज पार्टी पर कि जब मायावती जी सत्ता में थी तो उस दौरान जो दलित सब कास्ट है, जाटव, उन पर ज्यादा फोकस किया गया था और बाकी जो कास्ट है उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था कहीं ना कहीं। अभी आप कह रहे कि बहुजन समाज पार्टी जातिवाद नहीं करती, पोलराइजेशन नहीं करती, आरोप इस तरह के लगाए जाते हैं कि जाटवों पर ज्यादा फोकस किया गया था, तो यहाँ पर क्या, मैं समझ नहीं पाई। अब आप बताइए, अगर हम, नो डाउट, जिस तरह से आप 2030 का सुनहरा भारत देखने की सपना बता रही हैं, वो तभी मुमकिन है जब हम कमजोर वर्ग को, कमजोर वर्ग हमारा कौन है भाई? भारत देश में कमजोर वर्ग कौन? जरूरी नहीं है। देखिए सर, यहाँ पे बात यही है ना, कमजोर वर्ग आप किसको समझते हैं? आप समझ लीजिए, कमजोर वर्ग एक तो गरीबी के नीचे जितने भी हैं, एससी समाज हमारा है, माइनॉरिटीज है। दूसरा, आपने देखा होगा कि जब रिजर्वेशन की बात आई थी अपर कास्ट के गरीबों को, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने उसको समर्थन दिया था। मोदी सरकार अगर जिस तरह लेके आए, हम कमजोर वर्ग में सिर्फ एससी को नहीं लेता हूँ, मैं तो ब्राह्मणों को भी लेता हूँ। सतीश चंद्र मिश्रा जी इसके उदाहरण है। अगर हम सिर्फ दलितों पर काम फोकस करते हैं। और अभी आपने बोला कि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे पहले सपोर्ट किया था, तो बात यही है ना कि सारी पार्टियां जो है वो जातिवाद पर
की है, कोई भी पार्टी का है, किसी भी पार्टी हम की मैं कभी बात भी करूँ, माइनॉरिटीज को समाज पर्टिकुलर लेके वोट नहीं बहुजन मांगते। समाज की या बीजेपी या कांग्रेस कोई भी हो। अच्छा, कैसे मान लिया आप? जनगणना, जातिगत जनगणना पे विश्वास करते हैं नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं जाति जनगणना को। माननीय बहन जी ने हमेशा जब कहा जातिगत जाति जनगणना जनगणना को को आप सपोर्ट करते सपोर्ट हैं। कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप जातिगत तौर पे ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने रिजर्वेशन किस मुद्दे पे लेके आए थे? आप बताइए रिजर्वेशन किस मुद्दे पर लाए थे? जब जाति जनगणना अगर हम नहीं कराएंगे तो जो रिजर्वेशन का स्कीम हमारे यहाँ है, जो एक लागू है हमारे यहाँ संविधान में है, उस चीज को हम लागू कैसे करेंगे, स्थापित कैसे करेंगे? जातिगत जनगणना होगी तो क्या आपको नहीं लगता कि जातिवाद वाली चीज जो है वो ज्यादा फैलती हुई दिखेगी, लोगों के बिल्कुल आपस नहीं, में उससे ही बैर पिक्चर होते क्लियरिटी जाएंगे। आएगी। उससे देखिए नीयत अगर साफ है तो अगर हमें वाकई कमजोर वर्गों को लेके आना है ऊपर और बराबरी का नीयत दर्जा किसकी देना साफ है। है? मेरे को तो किसी पार्टी की नीयत साफ नहीं लगती सर। क्यों नहीं? आप बताइए बहुजन समाज पार्टी ने कौन सा काम कभी किया? सतीश चंद्र मिश्रा तो ब्राह्मणों आप को दोबारा करते क्यों थे। नहीं आए सर? दोबारा क्यों नहीं आए आप? अच्छा मैं काम क्या किया तो बोल रहा हूँ, दोबारा आने क्योंकि हम था। नहीं कर पा रहे हैं, ये बात सत्य है। दोबारा ना आने के बाद हम पोलराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, हम मानते हैं इस गलती को, हम नहीं कर आप पा रहे दोनों पोलराइजेशन। बातें, दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं सर। आप एक तरफ कह रहे हैं पोलराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, एक तरफ आप नहीं, जातिगत पोलराइजेशन जनगणना इज को भी दिस, सपोर्ट हम करते हैं। 85-15 नहीं कर रहे हैं ना, हम 100 को लेकर चल रहे हैं। मेरी बात समझिए, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस है वो ज्यादातर इनकी बातें करती हैं, अपर कास्ट की नहीं बात करती हैं। हम तो 100% पे लेके काम करते हैं ना, हम 85-15 कास्ट बात की ही नहीं तो करते, हम बात ही नहीं करना 50-15 नहीं चाहिए, करते। सीधे साथ पॉलिटिकल पार्टीज को सीधे डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए सर, सीधे डेवलपमेंट की। एग्जैक्टली, तो एग्जैक्टली। आप सर बिल्कुल, आप खुद प्रवक्ता हैं, आप खुद इस चीज को समझते हैं कि डेवलपमेंट पर ही फोकस होना चाहिए। जाति वाली चीज आ कहाँ से जाती है? फोकस नहीं, फिर आपने कहा फोकस, सिर्फ फोकस नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए जिसपे हमने डेवलपमेंट पे काम काम किया। कहाँ करते हैं? बहुजन जनता को समाज पार्टी ने काम किया, हमारे जैसे लेकिन लोग लोगों के बेवकूफ दिलों बनते में हैं ना। पोलराइजेशन लाके उस काम को, विकास को पीछे कर दिया गया और जातिवाद को आगे देखिए कर दिया आजकल गया। का युवा पढ़ा लिखा है सर। देखिए पोलराइजेशन कोई भी पार्टी करती रहे, युवा आजकल का बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत अच्छे से समझ रहा है कि सिर्फ अपने हित के लिए पॉलिटिकल पार्टीज ये सारी चीजें कर रही है। अगर ये युवा बात जो है सच वो है समझ तो रहा है। आज युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है। यहाँ पे युवा भड़काने सबसे वाला ज्यादा काम बेरोजगार है कि नहीं है, ये बताइए। युवा बेरोजगारी का बेरोजगार है कि क्यों नहीं नहीं? काम हो रहा है? एज एन ऑपोजिशन पार्टी, देखिए मैं यहाँ पर आपसे सवाल थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछूंगी। एज नहीं एन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिशन, कड़वा सर पूछिए। एज एन ऑपोजिशन आपने बेरोजगारी के लिए वहां पर क्या किया? देखिए जो पार्टी रूल कर रही है वो कुछ नहीं कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, वोट पाके चुपचाप बैठी हुई है। लेकिन एज एन ऑपोजिशन आपने क्या किया? एज ए पोजिशन देखिए, इसी बात पे हमें हमारे ऊपर आरोप लगता है कि हम बीजेपी की बी टीम, जिसको जो दिल में आता है अपने हिसाब से सेट करके नैरेटिव हमें बोल देती है। हम जब डेवलपमेंट होता है, मेरी बात समझिए मैम। पहले क्लियर बोल दिया कि रूलिंग पार्टी जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है, मैंने पहले ही बोला। नहीं नहीं नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझिए, जब रूलिंग पार्टी सही काम करती है हम उसका साथ देते हैं। अपोजिशन डजंट मीन कि हम सरकार की हर नीति को गलत कहें, ये भी एक गलत तरीका है। लोकतंत्र में ऐसा कहीं नहीं कि अपोजिशन का मतलब है कि अगर सरकार कोई सही कदम भी उठाए तो हम उसका अगेंस्ट में खड़े हो जाए, हर बात को उससे क्रिटिसाइज करें। मैं ये बोल रही हूँ, जो मेरा विकास का सवाल कार्य आपसे होता ये है है सर, उसमें साथ देते हैं, जिसपे मैं अपोजिशन आपसे ये कहता है सवाल बीजेपी की पूछ रही बीटी। हूँ सर, मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। आपने कहा कि युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ठीक है, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, आपको पता है कि युवा सबसे ज्यादा बेरोजगार है, ठीक है, सरकार यहाँ पर ऐसी नजर नहीं आ रही है, ठीक है, तो ऑपोजिशन के क्या कर्तव्य बनता है युवाओं के लिए? अपोजिशन तो बाबा साहब ने जो दिया कि जब तक कि हम नहीं बनाएंगे, जब तक सरकार में नहीं आएंगे, जब हम 2007 से 2012 में थे तो आपने देखा होगा गन्ना किसानों का मूलधन जो होता है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पेमेंट हुआ और सबसे ज्यादा रेट भी हमने दिया। उसके बाद की सरकार 2007 से 12 वाली नहीं टच कर पा रही है आज तक। मैं इसलिए तो कह रहा हूं कि 2007 से 2012 में जो गन्ना का मूल्य हमने निर्धारित किया था वो अब की सरकार अप टू डेट, जबकि 8वां वेतन की सिफारिश हो गई है, तब नहीं दे पा रही है। ये होता है काम। प्रवक्ता है सर, अपनी पार्टी की तारीफ करेंगे, आपका तो मैंने क्या कहा? बिल्कुल करेंगे। मैंने ये आपके भी पास कहा तो पूरी रिसर्च रखी होगी सर आपके पास, वो तो मुझे पता मैंने है। क्या वहां कहा कि बीजेपी जो सही काम करेगी, कांग्रेस जो सही काम करेगी हम उसका साथ देंगे, लेकिन बीजेपी का सही काम है हम साथ देते हैं तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी कहती है बीजेपी की बी टीम है। हम तो ओपन बोलते हैं, जो सही काम करेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। काम नहीं करते तो आप उनका अपोज नहीं करते? लोग करते हैं, जब जैसे हम सेंट्रल में नहीं है,
भाई सेंट्रल में चाहे कांग्रेस की सरकार थी, हमारी नीयत देखिए और नीति देखिए, और नीति हमारी बदलती नहीं है। जब कांग्रेस सेंट्रल में थी, जो भी फॉरेन अफेयर्स का डिसीजन वो लेती थी, हम उसका साथ देते थे। उसी तर्ज पे आज बीजेपी की सरकार है सेंट्रल में, बीजेपी फॉरेन अफेयर्स पे जो भी कदम उठाती है, हम उसका पार्लियामेंट से लेकर जमीन तक बहन कुमारी मायावती जी उसका साथ देती हैं। और जैसे ही हम साथ देते हैं, तुरंत ये बात निकल के आ जाती है कि ये तो बी टीम है। जब विकास चलिए बीजेपी देखिए, सही ये तो करती है आपसी कोई आप काम, लोग का हम झगड़ा उसका है, साथ देते हैं। आपसी पॉलिटिकल हमें पार्टीज आपसी का झगड़े झगड़ा से है। मतलब आम नहीं, हमें आदमी इस चीज भारत को को कैसे विकास नहीं की ओर समझ ले पाए? जाना है, नहीं हमें नहीं नहीं, ये भारत को आम विकास आदमी की ओर ले इस जाना चीज से परे है, इस चीज से परे है। आम आदमी को सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए, सिर्फ डेवलपमेंट चाहिए। अगर बेरोजगारी है तो रोजगार चाहिए, अगर अशिक्षा है तो शिक्षा चाहिए, और अगर गरीबी है तो गरीबी मुक्त है। भारत बिल्कुल। चाहिए। मेरा आपसे सवाल ये है सर कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश की मौजूदा स्थिति देखूं, तो शिक्षा कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं कमजोर है। लोग वहां के टैलेंटेड हैं, बच्चे वहां के टैलेंटेड हैं, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है वो सही नहीं है। उसकी वजह से बेरोजगारी है। बेरोजगारी का एक और मैं अगर कारण बताऊं तो वहां पर ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई कंपनीज है, किसी भी चीज का स्कोप नहीं है, तो माइग्रेशन है। तो यहाँ पर आपकी जैसे जिस पार्टी से आप बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या रोल होना चाहिए? भाई हमारा रोल, जैसे माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने सरकार में एक चीज किया था, जब लड़कों को आईएएस की कोचिंग के लिए तैयार करने के लिए, तो हम लोगों ने उन वर्गों के लिए भी अलग से एक इंस्टीट्यूट बना के दिया, ताकि वो वहां पे पढ़ाई पूरी कर सके। उनको स्कीम्स दिया। तो आपने एक बात कही, उत्तर प्रदेश में जैसे टैलेंटेड बच्चे हैं लेकिन शिक्षा का स्तर कमजोर है, उससे भी ज्यादा टैलेंटेड बच्चे जो है बिहार में हैं, और वहां शिक्षा का बिल्कुल स्थिति और भी ज्यादा कमजोर है। लेकिन वहां के बिल्कुल लड़के सही सबसे बात ज्यादा आप है। मैं देखेंगे, एक बिहार वर्ग का ऐसा नाम आता ही है ना जो भूलती, अक्सर मैं बिहार यूपी को एक उसी में रखती हूँ, क्योंकि माइग्रेशन सबसे ज्यादा वहीं से हो रहा है। एग्जैक्टली क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पे नहीं है। शिक्षा का स्तर तभी हो पाएगा जब हम लार्जर स्केल पे उस पर वर्क करेंगे। अगर हम हिंदू मुस्लिम से हट कर आएंगे, तभी जाके शिक्षा पे जोर दे पाएंगे। मैंने क्या कहा, हम अपोजिशन में हैं, दिल्ली में भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तब भी केजरीवाल के स्कूल और शिक्षा नीति को सही ठहरा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वाकई जमीनी स्तर पर डेवलपमेंट किया। अलग बात है कि वो आम आदमी पार्टी है, मुझे एज ए प्रवक्ता नहीं तारीफ करना चाहिए कि हमारा चुनाव है दिल्ली में, हमें अगेंस्ट बोलना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम युवा पीढ़ी के हैं, प्रवक्ता बनाया माननीय बहन जी ने इसीलिए बनाया कि युवा पीढ़ी के दुख दर्द को हम समझ सकते हैं। इसलिए जो भी सरकार अगर नियत और नीति सही करती है, तो बिना डर बिना हिचक में उसकी तारीफ करता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे बच्चों को, हमारे हमारे शिक्षा को आगे मिलता है, और जब शिक्षा और हमारे युवा पीढ़ी मजबूत होंगे, तभी देश मजबूत होगा। हम क्रिटिसिज्म राजनीति को लेकर नहीं करते हैं, मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी, अब आप मानिए इस चैनल पे भी, कि वाकई शिक्षा के स्तर को दिल्ली में उसने बेहतर किया। मैं तो चाहता हूं उसी स्तर पे हर स्टेट में काम होना चाहिए। पॉलिटिक्स अपनी जगह पे है, लेकिन युवा की शिक्षा अपनी जगह पे है। अगर युवा को हम खड़ा करेंगे, मजबूत बनाएंगे, तभी देश मजबूत होगा। 2030 का भविष्य तभी आएगा, सपना हमारा पूरा होगा, जब युवा हमारे लायक बनेंगे, रोजगार उन्हें मिलेगा, वो मजबूत बनेंगे, और टैलेंट का सही इस्तेमाल हम कर सकेंगे। अगर हम अपने युवाओं को राइट, दंगा और यही सब दे के रहेंगे, मंदिर मस्जिद देते रहेंगे, तो ये बताइए कब हमारा शिक्षा कब मजबूत होगा, स्तर कब आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में समझना चाहिए, क्योंकि आम आदमी तो ये सब नहीं करता। आम आदमी तो बिल्कुल ये सब नहीं करता। बिल्कुल जी दामिनी बोलिए। तो क्योंकि समय की हमारे पास एक सीमा है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी। 2030 के भारत के जो लक्ष्य को हासिल करने में, कहते हैं ना कि कोई भी चीज जब हम करने निकलते हैं तो बीच में काफी सारी समस्याएं आती है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो लक्ष्य एक मिला है भारत देश को, इसको हासिल करने में सबसे बड़ी समस्या आपके नजर में क्या है? और अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिलता है, मायावती जी को मौका मिलता है, तो बहुजन समाज पार्टी इस दिशा में किस तरह से काम करेगी? देखिए, बहुजन समाज पार्टी को जब काम करने का मौका मिलेगा, अगर हम सत्ता में 2027 में चुनाव में उत्तर प्रदेश में आते हैं, तो हम अपने उसी चीज को आगे तर्ज पे बढ़ाएंगे कि युवाओं के लिए अलग से स्कीम, स्कॉलरशिप, जो भी कमजोर वर्ग है उन सारे बच्चों के लिए, जो स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल है, उसको मजबूत करना है। और आपको पता है, लुभावने वादे भी किए जाते हैं उसके लिए, जब लाया जाता है उसके लिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा, गरीब माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को स्कूल की तरफ भेजें, तो जाहिर बात है, जैसे खिचड़ी स्कीम है, तमाम तरह के स्कीम्स दिए जाते हैं, उस तरह से भी लाने पड़ेगा। क्योंकि भारत देश में हम चाइना और अमेरिका की तरह नहीं है। हमारे बच्चे, बहुत सारे युवा पढ़ते हैं गरीब, अपने बच्चों को लेबर में, आप देखेंगे चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ क्यों इतना ज्यादा है? क्यों?
क्योंकि माँ बाप बच्चों को स्कूल ना भेज के काम पर लगा देते हैं कि 2 रुपए की आमदनी। तो हमें पूरे सिस्टम को उस हिसाब से लेके चलना होगा, स्कीम्स देने होंगे, युवा पीढ़ी के लिए अच्छा शिक्षा देना होगा, और शिक्षा जब अच्छा होगा तो रोजगार वो अपने आप पा जाएंगे। लेकिन रिजर्वेशन को भी एक जनगणना जो उन्होंने कहा, ये भी मद्देनजर रखना होगा, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम बढ़ेंगे तो रिजर्वेशन का तो, संविधान का तो मूल ही खत्म हो गया ना हमारा। जब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ जाएंगे, हर रेलवे से लेके जिस तरह से स्कीम चल रही है, तो उस तरह से तो रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा हमारा। प्राइवेट कंपनीज में तो है ही नहीं, प्राइवेट कंपनी देती ही नहीं है। और उच्च संस्थानों में भी हमें रिजर्वेशन के तहत उन टैलेंटेड बच्चों को खोज के निकालना पड़ेगा, चाहे खेलकूद का माध्यम हो, चाहे शिक्षा हो। जी, रिजर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका ये कहना है? नहीं, रिजर्वेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे संविधान में दिया गया है। उसके लिए स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट को आप क्या कहेंगे? आप बताइए क्या देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, जैसे चैनल पे बैठी हैं, आप ही लोगों के लिए स्ट्रक्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, लेकिन उस पर काम किसी ने नहीं किया। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ सर, देखिए रिजर्वेशन बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टीज इस पे जोर दे रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक इसका पहलू देखें तो इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा भारत देश को। ऑलरेडी इतना पोलराइजेशन किया गया है। आप बाबा साहब को इसका मतलब गलत साबित कर रही हैं, हमारे संविधान को गलत कर रही हैं। पोलराइजेशन इतनी हो चुकी है, ऑलरेडी लोग एक दूसरे के जाति के प्रति, एक दूसरे के धर्म के प्रति भड़काया जा रहा है। कैसे भी लोग संभलते हैं, इंसानियत के तौर पे एक साथ रहते हैं, फिर जातिगत जनगणना होगी, फिर वही पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने जाति को लेकर फोकस हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति यहाँ पर जो सामंजस्य बैठा हुआ है, अभी बना हुआ है, वो बिगड़ेगा। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पहलू है, भारत देश का पूरा एक पॉपुलेशन इस बात को नहीं करेगा। आप कैसे इस बात को कह रही है कि गरीब का बच्चा आप कह रही है और गरीब हो जाए, अमीर का बच्चा और अमीर हो जाए, अमीर के बच्चे और अच्छे फैसिलिटी पाए? तो फिर ये तो पॉलिटिकल पार्टी कर रही है। तो रिजर्वेशन के खिलाफ आप क्यों बात कर रही है? आप अगर रिजर्वेशन के खिलाफ बात करेंगी, मैं पॉलिटिकल पार्टी को हटा दे रहा हूँ। बाबा साहब और संविधान को भी अगर गरीब शिक्षित हो जाएगा तो पॉलिटिकल पार्टीज चलेंगी कैसे? मेन बात तो है कि अगर गरीब शिक्षित हो गया, गरीब अगर थोड़ा सा आगे बढ़ गया तो पॉलिटिकल पार्टी चलेगी। तो रिजर्वेशन को क्यों आप गलत साबित कर रही हैं? रिजर्वेशन ऑब्वियसली रिजर्वेशन, लेकिन जाति के आधार पर नहीं, जरूरत के आधार पर हो ना। बिल्कुल, तो हम तो इसीलिए कहें कि जो कमजोर वर्ग है, चाहे अपर कास्ट का भी है, उसे हम रिजर्वेशन में मानते हैं। बहुजन समाज पार्टी का क्लियर फंडा है, हम उसे भी रिजर्वेशन मांगते हैं और मांगे हैं और सपोर्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट के बच्चे गरीब हैं तो उसका रिजर्वेशन ना पाए। हमने कभी ये बात नहीं कहा, बहुजन समाज पार्टी कभी ये बात नहीं कही। हम तो गरीब बच्चे जो अपर कास्ट के भी हैं, हम तो उनको भी रिजर्वेशन के लिए सपोर्ट किए हैं। आप हमारा इतिहास देख लीजिए, आप हमारा देख लीजिए, मोदी जी जब इनकम के बेसिस पे, लाइवलीहुड के बेसिस पे अगर जनगणना होती है तो ज्यादा फायदेमंद होगा रादर देन अगर हम जाति को बीच में लाते। अब आपने सही कहा। देखिए, नीयत साफ होनी चाहिए। क्यों हम करा रहे हैं जनगणना? तो आज भारत देश की स्थिति जो बनी हुई है, बस वही बात है ना, नीयत साफ होती अगर तो भारत देश की स्थिति जो बनी हुई है वो नहीं होती। नीयत साफ नहीं, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं। इसीलिए आपके टॉपिक पे मैं यही कह रहा हूं कि 2030 का सुनहरा भारत तभी मुमकिन है जब नीयत साफ। बिल्कुल, सिंपल सी बात। मैं यही बात आप लोगों के चैनल पे फाइनल यही देना चाहता हूं, 2030 का भारत तभी सुनहरा हो सकता है जब हमारी नीति और नीयत दोनों साफ। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, और यही उम्मीद करूंगा, यही कहना भी चाहूंगी कि चाहे सत्ता में कोई भी पार्टी रहे, साफ नियत से और एक सही नीति के साथ काम करे तो जाहिर तौर पर 2030 के भारत के सपने को हम साकार कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।